हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर इंडियन जुडिशरी, सोशल साइंस बुक, ग्रेड 9 गुजरात बोर्ड से। वी हैव स्टडीड इन डिटेल अबाउट द टू ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव। अभी तक हमने दो ऑर्गन्स जो गवर्नमेंट के हैं उनके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ा, द लेजिस्लेटिव और द एग्जीक्यूटिव की। लेजिस्लेटिव जो लॉज बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो उनको लागू करता है। Now we shall study in detail about the third organ of the government, the judiciary, which is independent, statutory and impartial organ of the government. तो अब जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने तीसरे ऑर्गन के बारे में गवर्नमेंट के, जो है जुडिशरी यानी न्याय पालिका जो है वो इंडिपेंडेंट है, अपने आप में संवैधानिक है और पूरी तरह से फेयर ऑर्गन है गवर्नमेंट का। The Constitution of India provides for a systematic, organized and uniform judicial system throughout India. जो हमारा भारत का संविधान है वो एक हमें सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड और यूनिफॉर्म जुडिशियल सिस्टम पूरे भारत में प्रोवाइड करता है। द इंडियन जुडिशरी सिस्टम इज इन द फॉर्म ऑफ अ पिरामिड हायरार्की। और जो इंडियन जुडिशरी सिस्टम है वो एक तरह से पिरामिड की फॉर्म में उसकी रैंकिंग है, उसका ऑर्डर है। We have established a uniform judiciary and in it at the topmost level there is Supreme Court, which is the apex court. At the middle level there are high courts and under their jurisdiction are the district courts at the district level and at the taluka level are the local and the special courts. तो हमारा ये जो यूनिफॉर्म जुडिशरी एस्टैब्लिश हुआ है इसमें सबसे ऊपर आता है जिसको हम एपेक्स कोर्ट भी कहते हैं, वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट। फिर उसके बाद मिडिल लेवल में आती है हाई कोर्ट्स, उनके जुरिस्डिक्शन में आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है और तालुका लेवल पे जो है वो है लोकल और स्पेशल कोर्ट्स। अपार्ट फ्रॉम दीज आर द ट्रायल कोर्ट्स एंड द ट्रिब्यूनल्स व्हिच आर एस्टैब्लिश्ड टू केटर वेरियस ऑब्जेक्टिव्स। इसके अलावा बहुत सारे ट्रायल कोर्ट्स बनाए गए हैं, ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं ताकि और सारे ऑब्जेक्टिव जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको, उनकी जो नीड्स है उनको पूरा किया जा सके। Importance of judiciary. A neutral and impartial judiciary is essential in the federal system for the protection and preservation of the rights of Indian citizens and to solve any incongruity between the center or in the state or between one state and the other state regarding the division of workload. एक न्यूट्रल और इम्पार्शियल जुडिशरी बहुत जरूरी है हमारे फेडरल सिस्टम में ताकि सुरक्षा जो है वो प्रदान करी जा सके, जो अधिकार है उनको सुरक्षित किया जा सके भारतीय नागरिकों के। साथ ही साथ बाई चांस अगर सेंटर या स्टेट या दो स्टेट्स के बीच में आपस में कोई विवाद है वर्कलोड के डिवीजन को लेकर तो उसको भी सुलझाने में जुडिशरी मदद करती है। The judiciary is an important organ as to interpret constitutionality of any provision of any law so that the supremacy of the constitution prevails. Judiciary एक बहुत important organ है क्योंकि वो जो है कॉन्स्टिट्यूशनल के तौर पे जो है या कॉन्स्टिट्यूशन की जो भी उसमें प्रावधान है किसी भी लॉ का उसको सही तरीके से व्याख्या करता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन की जो सुपरमेसी है वो बनी रहती है। In order that the legislature or the executive do not violate any of the constitutional limitations, we require in a country independent, firm, impartial and fearless judiciary which is the foundation of democracy. अब लेजिस्लेचर हो या एग्जीक्यूटिव हो, ये कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल की जो सीमाएं हैं उनका उल्लंघन ना करे, इसके लिए कंट्री में एक ऐसे इंडिपेंडेंट, फर्म, इम्पार्शियल और बिल्कुल बिना डरे वाली ऐसी जुडिशरी चाहिए जो कि हमारी डेमोक्रेसी का एक तरह से आधार है, नींव है। The objective of the Constitution is to see that judiciary process there is no flaw or delay and the citizens get quick, cheap and equal justice. जो ऑब्जेक्टिव है कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये देखने का है कि जो जुडिशरी का प्रोसेस है उसमें कोई कमी ना हो, देरी ना हो, साथ ही साथ सिटीजन्स को जो है बहुत जल्दी, सस्ते में और बराबर का न्याय मिले। In the presence of alert legislature and executive, the judiciary would always remain active. लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव तो एक्टिव होता ही है, अलर्ट होता ही है, जुडिशरी भी जो है इन दोनों की प्रेजेंस की वजह से काफी एक्टिव रहती है। But many a times due to administrative inactiveness and irresponsibility of the executive and the authoritativeness of the legislature, impartial, cognizant, independent and fearless judiciary has shown judicial inactiveness. बट कई बार हो जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव इनएक्टिवनेस की वजह से, एग्जीक्यूटिव की इररिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से या जो अथॉरिटेटिवनेस होती है लेजिस्लेचर की उसकी वजह से जो हमारी इम्पार्शियल, कॉग्निजेंट, इंडिपेंडेंट या फियरलेस जुडिशरी है ये भी कई बार जुडिशियल इनएक्टिवनेस दिखाती है। अब बात करते हैं सबसे पहले जो सबसे बड़ा कोर्ट है अपेक्स कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट इज एट द अपेक्स ऑफ द इंडियन जुडिशरी। हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो जुडिशरी उसमें है कोर्ट वो है सुप्रीम कोर्ट।
As per the Constitution of India, it is the topmost judicial organization. Constitution जो इंडिया का है उसके अकॉर्डिंग सबसे टॉप मोस्ट जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन सुप्रीम कोर्ट है. इट इज सिचुएटेड इन दिल्ली. दिल्ली में है. All the civil and the criminal courts of India have to work under the jurisdiction of the Supreme Court. जितने भी सिविल या क्रिमिनल कोर्ट्स हैं इंडिया के, वो सब के सब सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंडर काम करते हैं. The Supreme Court consists of one Chief Justice and 28 additional judges. अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है एक चीफ जस्टिस होते हैं, 28 एडिशनल जज होते हैं. द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. और इनको चुना जाता है जज को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा. द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट इज डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट, and but if the president feels that the workload of the Supreme Court is increased, then the president can appoint additional ad hoc judges to the Supreme Court as per the provision of the Constitution. जो नंबर ऑफ जजेस है सुप्रीम कोर्ट में वो पार्लियामेंट डिसाइड करती है. लेकिन अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का वर्कलोड ज्यादा है, तो ऐसे में प्रेसिडेंट जो है कुछ एडिशनल एड हॉक बेसिस पे जजेस को अपॉइंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है. The judges in the Supreme Court are appointed on the basis of seniority. और सीनियरिटी के बेसिस पे जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किए जाते हैं. Except for the Chief Justice of the Supreme Court, all the other judges are appointed in consultation with the Chief Justice as well as other senior judges. सिर्फ चीफ जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट के, उनको छोड़ दें तो बाकी जितने भी जजेस हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं चीफ जस्टिस की ही सलाह पर, उनके साथ सलाह मशवरा करके, साथ में और सीनियर जजेस के साथ सलाह मशवरा करके. अब क्वालिफिकेशंस अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शुड बी. क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए अगर एक आम इंसान को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाते हैं? अ सिटीजन ऑफ इंडिया, पहली बात है नागरिक होना चाहिए भारतीय. should have provided a service of at least 5 years as a judge in any one of the High Court of India. 5 साल के लिए किसी भी हाई कोर्ट में वो जज रह चुके हों. should have an experience of 10 years as an advocate in any of the High Court of India. 10 साल का एक्सपीरियंस रहा हो हाई कोर्ट में एक वकील के तौर पे. should be a distinguished judge or a famous jurist as per opinion of the president. जैसा कि प्रेसिडेंट की राय है उसके हिसाब से जज होने चाहिए या फेमस ज्यूरिस्ट होने चाहिए. और शुड नॉट बी मोर देन 65 years of age. और उनकी उम्र जो है 65 years जो है उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए. Thus the retirement age is 65 years for the judges of the Supreme Court. तो जो जज है सुप्रीम कोर्ट के, उनकी रिटायरमेंट एज 65 years है. टाइम पीरियड, द रिटायरमेंट एज इज 65 years for the judge of the Supreme Court. तो जज जो है सुप्रीम कोर्ट के वो 65 years की एज में रिटायर होते हैं. However, the change in the age of the retirement can be made by the parliament through framing a law. अगर चाहते हैं कि जो रिटायरमेंट की एज है उसमें बदलाव किया जाए तो ये जो है पार्लियामेंट द्वारा किया जा सकता है कानून लाकर. They cannot carry the practice of law in any of the Indian courts, but they can provide their services in committees appointed to investigate the uncommon situations or events. ये कहीं पर भी किसी लॉ को प्रैक्टिस नहीं कर सकते किसी भी इंडियन कोर्ट में. हाँ, ये अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं उन कमिटीज में जो इन्वेस्टिगेशन के लिए अपॉइंट करी गई हैं कुछ अनकॉमन सिचुएशंस में या इवेंट्स के लिए. If capable to carry out their duties before the time of retirement, then under such circumstances they can resign willingly from their post by tendering written resignation to the president. अगर बाई चांस जो ड्यूटीज है रिटायरमेंट से पहले जज जो है वो नहीं निभा पा रहे हैं, तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में वो अपनी तरफ से इस्तीफा भी दे सकते हैं और रिटन रेजिग्नेशन दिया जाता है फिर प्रेसिडेंट को. But the judges can be removed from their post and the power if they are found to be guilty of incapability, misconduct and inefficiency. जजेस को जो है उनके पोस्ट से हटाया जा सकता है, उनकी पावर से हटाया जा सकता है अगर वो गिल्टी फाइंड करे जाते हैं कि वो इनकेपेबल हैं, उनका व्यवहार सही नहीं है, तरीका सही नहीं है या इनएफिशिएंट है. This removal is in accordance with the provisions of the Constitution and is carried out through impeachment motion in the Parliament. अब ये जो रिमूवल होता है ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान के अनुसार है और ये कैरी किया जाता है इम्पीचमेंट मोशन ला के पार्लियामेंट के अंदर. द प्रोसीजर फॉर इट इज एज फॉलोज. अब क्या प्रोसीजर है इसका? एवरी हाउस ऑफ पार्लियामेंट हैज टू सबमिट अ मेमोरेंडम हैविंग मेजॉरिटी सपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स एंड एटलीस्ट 2/3 नंबर ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन द रिस्पेक्टिव सेशन. हर हाउस जो पार्लियामेंट का है उसे एक मेमोरेंडम सबमिट करना होगा जिसमें मेजॉरिटी सपोर्ट होगा प्रेसिडेंट के लिए जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं उनसे और एटलीस्ट 2/3 नंबर जो मेंबर्स के हैं जो प्रेजेंट हैं अपने रिस्पेक्टिव सेशन में. बेस्ड ऑन द प्रेजेंटेशन बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट,
the judge can be removed from his post. और इस प्रेजेंटेशन के आधार पर प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे जज को उनकी पोस्ट से हटाया जा सकता है. The Parliament monitors the presentation of the memorandum regarding the behavior of the judge and the conducting of the investigation as well as conducting of proof for the same. अब पार्लियामेंट जो है ये मॉनिटर करती है जो प्रेजेंटेशन हुआ है मेमोरेंडम का बिहेवियर को लेके जज के, या जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, साथ ही साथ जो प्रूफ है उसके लिए. द कंसर्न जज is given the opportunity to present his narration in his self-defense in the parliament. अब जो जज होते हैं उनको मौका दिया जाता है कि वो अपने नरेशन को अपने सेल्फ डिफेंस में पार्लियामेंट में रख सकें. The President of India administers the oath of secrecy and loyalty towards the Constitution. जो प्रेसिडेंट है इंडिया के वो गोपनीयता की शपथ और ईमानदारी की कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति जो है वो दिखाते हैं टू द जजेस हु अपॉइंटेड टू द सुप्रीम कोर्ट. मतलब वो दिलवाते हैं इन लोगों को जो ओथ है जजेस को जो कि सुप्रीम कोर्ट के चुने जाते हैं. मतलब जो सुप्रीम कोर्ट में जज चुना गया है उसको जो गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है, ईमानदारी की शपथ दिलाई जाती है, वो प्रेसिडेंट द्वारा दिलाई जाती है. बिफोर टेकिंग द चार्ज ऑफ देयर पोस्ट द जजेस आर रिक्वायर्ड टू टेक द ओथ इन ओरल एज वेल एज साइन द प्लेज. अपनी पद का चार्ज संभालने से पहले जजेस को पहले ओथ लेनी होती है ओरली और उसके बाद फिर वो प्लेज पर साइन करते हैं.